Welcome students. Today I am going to discuss determination of amounts of list A, B, C, D according to PTA and PIA under insolvency accounting. आज हम आपके सामने में लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी के मूल्यों का मूल्यांकन पीटीए और पीआईए अधिनियम के अनुसार से इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में बतलाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम आपको पिछले वीडियोस में इसके नियम की जानकारी पीटीए पीआईए के रूल की विस्तार से हम जानकारी प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं और क्लियर कट बतलाए हैं कि आखिर लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच में कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट करना है, कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट करना है। इसके अलावे जैसा कि आप देखें, लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच से अलग हट करके कुछ विशेष नियम, अलग से नियम, सिमिलर पॉइंट्स जैसे नियम या डिफरेंट पॉइंट्स जैसे नियम की जानकारी हम बतलाए और इन सभी नियमों का इफेक्ट जो आता है वो प्रायः लिस्ट ए बी सी डी मींस लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड है। इसी कारण से जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस में जाते हैं यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं, इस क्रम में मेरा पहला काम है लिस्ट ए बी सी डी के वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करना। जब तक कि हम इसे अलग से कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने में हमें सुविधा नहीं होगी। इसी कारण से अलग से आपके लिए एक वीडियो हम लेकर के आए हैं जिसमें सिर्फ लिस्ट ए डी या लिस्ट ए बी सी डी के वैल्यू को, अमाउंट्स को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया बतलाएंगे, कैलकुलेट करने का नियम इस्तेमाल करना बतलाएंगे, यानी जो रूल हमने बतलाया है उसका यूज बतलाएंगे फॉर द पर्पस टू डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ लिस्ट ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू पीटीए एज वेल एज पीआईए। दोनों अधिनियम से हम इसके मूल्यों को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को विस्तार से बतलाएंगे, एग्जांपल्स के साथ बतलाएंगे, उदाहरण के साथ बतलाएंगे। ये जानकारी जैसा कि बताया, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जरूरी है हर एक क्वेश्चन को बनाने के क्रम में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के पहले हमें लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, डिटर्मिनेशन कर लेना चाहिए। हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में आगे क्वेश्चंस बतलाने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत पहले बतलाएंगे हम कि लिस्ट ए और डी में कैसे लायबिलिटीज का डिवीजन होगा, प्रेजेंटेशन होगा। फिर एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें कि लिस्ट ए बी सी डी चारों से रिलेटेड डिवीजन या क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट्स की जानकारी हम क्लियर कट कराएंगे। एग्जांपल है म्युनिसिपल टैक्स ₹4,000, salaries of 4 clerks at the rate ₹200 per month each for 3 months. Salaries for 3 clerks at the rate ₹400 per month each for 6 months. Sales tax ₹3,000. Areas workmen compensation ₹1,000. Outstanding wages for the month of November and December 2019 at the rate of ₹200 each or per month for 4 workers. 200 per month. When he filled his petition on 31st March 2020, rent to landlord for 2 months, wages outstanding for 2 labor at the rate ₹120 each for 90 days within 31st March 2020. ये क्वेश्चन है, इससे हम लिस्ट ए और डी के वैल्यूएशन को बतलाने जा रहे हैं, जबकि पीटीए पीआईए दोनों में इसका क्या अमाउंट आएगा अलग अलग इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स की बात करें तो दोनों एक्ट में शुरू से बताया गया है इंटायर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिमेन्स विद लिस्ट डी अमाउंट। तो म्युनिसिपल टैक्स पीआईए में भी 4,000 से लिस्ट डी में जाएगा और पीटीए में भी लिस्ट डी में जाएगा 4,000 से, इसमें कोई अलग से रूल नहीं। Salaries for 4 clerks at the rate ₹200 per month each for 3 months. तो सबसे पहले तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होगा, तो ₹800 पर मंथ आ गया फॉर 4 क्लर्क और 3 मंथ्स का है तो 2400 टोटल अमाउंट आ गया। इस टोटल अमाउंट में देखें तो पीटीए में कहता है लास्ट 4 मंथ्स
जबकि यहाँ क्वेश्चन में है 3 मंथ्स मैक्सिमम ही दिया है, लास्ट 4 मंथ में आ जाएगा हमारा 2400। बी पॉइंट कहता है एट द रेट ₹300 पर क्लर्क, 4 क्लर्क है तो 1200। जो कम है इसमें से कौन सा कम है तो 1200 लिस्ट डी में जाएगा पीटीए के अकॉर्डिंग। रिमेनिंग के लिए टोटल आउटस्टैंडिंग को देखेंगे, ये सिर्फ लिस्ट डी के डिसीजन के लिए है, तो रिमेनिंग आ गया 1200 लिस्ट ए में जाएगा। पीआईए से बात करें तो पीआईए में ये पॉइंट कहता है लास्ट 4 मंथ 2400। बी पॉइंट कहता है 20 रुपीस पर एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 4, 80 रुपीस। जो कम है डी में, जस्ट 80 रुपीस डी में आएगा। रिमेनिंग हम 2400 से देखेंगे तो 2400 से 80 रुपीस माइनस करेंगे तो 2320 रुपीस लिस्ट ए में जाएगा। सेल्स टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों एक्ट प्रोविजन से हमारा लिस्ट बी के लायबिलिटी से दोनों में दिखाएंगे लिस्ट बी में। एरियर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इसके लिए भी अलग से कोई रूल नहीं है, दोनों एक्ट में लिस्ट बी की लायबिलिटीज है, लिस्ट बी में जाएगा। Next, outstanding wages for the month of November and December 2019 when application made for insolvency on 31st March 2020। तो रूल कहता है लास्ट 4 मंथ, तो 31st मार्च से लास्ट 4 मंथ देखेंगे तो मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर ही हमारा लास्ट 4 मंथ्स आता है, नवंबर नहीं आता है। यहाँ नवंबर एंड दिसंबर का है, तो लास्ट 4 मंथ्स में रूल कहेगा तो रूल के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो कितना आएगा, जस्ट 200। जबकि यहाँ टोटल अमाउंट कितना आएगा तो 400। बी पॉइंट कहता है एट द रेट ₹100 पीटीए में वेजेस या लेबर के लिए 100 रुपीस पर वर्कर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर 1 है, जस्ट विच इज लेस, जो कम है लिस्ट डी में जाएगा। अब आउट ऑफ 400 डी में चला गया 100, तो 300 बच गया। नेक्स्ट है हमारा रेंट टू लैंडलॉर्ड फॉर 2 मंथ्स। पीटीए में कहता है जस्ट 1 मंथ रेंट हमारा लिस्ट डी का लायबिलिटीज है, रिमेनिंग लिस्ट है में। और इसमें कहता है टोटल अमाउंट लिस्ट डी की लायबिलिटीज, लिस्ट ए में कुछ भी नहीं जाना है। फिर वेजेस फॉर 2 लेबर एट द रेट ₹120 फॉर 90 डेज, 90 दिन के लिए 120 रुपया एक के हिसाब से, जबकि 2 लेबर है तो 240 हो गया। और वो 90 दिन कौन से मंथ में आ रहा है तो 31 मार्च 2020 के अंदर में आ रहा है। और अब रूल कहता है लास्ट 4 मंथ्स में ऑन एन एवरेज 120 डेज आता है, 90 दिन उसके अंदर का है, इसलिए ए पॉइंट में लेंगे लास्ट 4 मंथ्स मतलब 240। बी पॉइंट में लेंगे हम एट द रेट पीटीए में 100 रुपीस के हिसाब से 200, 2 लेबर है, जो कम है लिस्ट बी में जाएगा, बच गया 40 रुपीस। पीआईए में जाएंगे तो लास्ट 4 मंथ्स 240। बी पॉइंट एट द रेट ₹20, 2 लेबर है तो 40 रुपीस, लिस्ट डी में जाएगा जस्ट 40 रुपीस, रिमेनिंग 200 हमारा लिस्ट ए की लायबिलिटीज आ गई। इस तरीके से सभी वैल्यू को डिवीजन कर लेने के बाद, डिटरमाइन कर लेने के बाद जस्ट टोटलिंग हमें कर देना है, लिस्ट ए और डी का टोटल वैल्यू का कैलकुलेट हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। 300 to 500, 112, 542, 113, 325, 500, 1 2 3 5 1 6 4 10, 10,500। इसी तरीके से पीआईए का भी टोटलिंग देख लेंगे, 80 40 120, 1 कैरी 2 1 3 3 6 4 10, यहाँ आ गया 2520। The next example is example number 2, calculation of amounts of list A, list B, list C, list D as per PTA and PIA। दोनों अधिनियम के अनुसार से ABCD चारों के अमाउंट के कैलकुलेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल क्वेश्चन हम आपके सामने में ले रहे हैं और इसको फिर सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। पॉइंट नंबर 1 of this question is loan from Rakesh secured by property ₹10,000, बुक वैल्यू 70,000, एस्टिमेटेड वैल्यू ₹10,000 का हमने लोन ले रखा है और इसके पीछे में सिक्योरिटी कितने का है
तो 70,000 का जिसका रियलाइज वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो आज का दाम है, आज हम बना रहे हैं अकाउंटिंग, तो आज के वैल्यू का इंपॉर्टेंस होगा, पास्ट वैल्यू बुक वैल्यू का कोई यूज नहीं है, याद रखिएगा। तो 50,000 रुपए आज का रियलाइज वैल्यू है और लोन हमारा कितना है 10,000। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके तब सॉल्यूशन देना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सेम एबव प्रॉपर्टी के लिए फिर से लोन ले रखा है 30,000 और इसमें सिक्योरिटी 42,000 का है। तो 42,000 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पर सिक्योरिटी वैल्यू आएगा आउट ऑफ 50,000, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी जस्ट 8,000 का रिमेनिंग है। इस बात को याद रखना है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को एक बार रीडिंग लगा के बनाना चाहिए। तो 10,000 रुपए का लोन है और 8,000 की सिक्योरिटी है। यहाँ पर लोन अमाउंट ज्यादा है, लिस्ट सी की लायबिलिटीज कहलाएगी। लिस्ट सी में लोन हमारा 10,000 से, सिक्योरिटी को वहीं पर ब्रैकेट में लिख देना चाहिए 8,000। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम प्रकाश ₹30,000 अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ LIC, सरेंडर वैल्यू 45,000। फिर से यहाँ पर LIC के अगेंस्ट में भी लोन लिया गया है 20,000, लेकिन यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी फिक्स नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में मैक्सिमम उतने अमाउंट को सिक्योरिटी मानेंगे जितना कि लोन है। अगर कोई अमाउंट में फिक्स रहता कहीं पर भी तो वहां पर हम सिक्योरिटी उसी अमाउंट को मानते हैं। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कहीं पर फिक्स नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब हम लोन लेंगे तो याद रखेंगे मैक्सिमम अप टू लोन अमाउंट विल बी सिक्योरिटी अमाउंट। तो यहाँ पर लोन अमाउंट है हमारा 30,000 और सिक्योरिटी अमाउंट 45,000 है, लेकिन जिसमें कि हमारा 20,000 रुपए बाद में भी लोन लिया गया, तो मैक्सिमम यहाँ पर सिक्योरिटी 30,000 ही माना जाएगा। तो लोन भी 30,000, सिक्योरिटी भी 30,000, मतलब फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर इस बी की लायबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड चार्ज ऑफ द अबव प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 42,000 के प्रॉपर्टी वैल्यू से 30,000 रुपीस लोन लिया गया। तो यहाँ पर भी लोन 30,000 है, सिक्योरिटी 42,000, मतलब मोर देन लोन अमाउंट है, इसलिए इस बी की लायबिलिटीज में जाएगा। इस बी में लोन अमाउंट 30,000 है, सिक्योरिटी 42,000। नेक्स्ट ऊपर वाले LIC के अगेंस्ट में फिर से लोन लिया गया, LIC व पेपर के अगेंस्ट में फिर से लोन लिया गया 20,000। तो हम देख रहे हैं आउट ऑफ 45,000 सरेंडर वैल्यू ऑफ LIC, 30,000 तो सिक्योरिटी ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, बच गया 15,000। तो 20,000 का लोन और 15,000 की सिक्योरिटी, ये पार्टली सिक्योर्ड है, लिस्ट सी में जाएगा। लोन अमाउंट ज्यादा है, सिक्योरिटी कम है, तो कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स विल बी सिक्योरिटी वैल्यू फॉर नेक्स्ट लोन। Bills discounted likely to dishonor 2,000, bad 1,000, doubtful 3,000। हमेशा याद रखिएगा बिल जब तक हमारे पास में है एसेट्स है, एज एंड व्हेन बिल डिस्काउंटेड नो एसेट्स नो लायबिलिटीज, लेकिन उसमें से अगर बैड डाउटफुल डिसऑनर आ गया इसका मतलब वो हमें पे करना है, हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो गई, याद रखना है इस बात को। तो लायबिलिटी कितने अमाउंट से होगा, तो डाउटफुल बैड और डिसऑनर्ड अमाउंट से होगा। 2,000, 1,000, 3,000, 3,000, 6,000 रुपीस से हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज कितनी होगी, तो वो 10,000 हो सकती थी, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज कितना है, तो 2, 3, 5, 1, 6,000। 6,000 से लिस्ट ए की लायबिलिटीज मानी जाएगी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रेफरेंस इन पेमेंट नहीं है, और लायबिलिटी जस्ट उतना ही माना जाएगा जो डाउटफुल बैड डिसऑनर्ड अमाउंट है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है प्राइवेट लायबिलिटीज। प्राइवेट लायबिलिटीज हो चाहे बिजनेस की लायबिलिटीज हो, एंटायर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। जैसे हम बिजनेस के लायबिलिटीज को यूज करेंगे वैसे प्राइवेट लायबिलिटीज को भी यूज करेंगे। तो प्राइवेट लायबिलिटीज के लिए वही रूल होगा, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये जस्ट लाइक लिस्ट एज लायबिलिटीज है। लिस्ट ए मतलब अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है अमाउंट 15,000 से, कोई प्रेफरेंस नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए बीसीटी में तो होने का सवाल ही नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट पर्सनल गारंटी ऑफ अ बिजनेसमैन ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल गारंटी पर बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। याद रखिएगा इस बात को भी हमेशा के लिए कि पर्सनल गारंटी को गारंटी ट्रीट नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी ट्रीट नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी मस्ट बी हैविंग फिजिकल प्रेजेंट्स, हमेशा भौतिक स्वरूप होना चाहिए लोन सिक्योरिटी को, तभी हम सिक्योरिटी मानेंगे। किसी दोस्त की गारंटी को या व्यक्ति की गारंटी को गारंटी नहीं माना जाएगा, सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। तो ये भी एज वेल एज गुड एज
अनसिक्योर्ड है, इसका मतलब लिस्ट ए की लायबिलिटीज मानी जाएगी। नेक्स्ट है रेंट फॉर 3 मंथ्स, तो 200 पर मंथ के हिसाब से 600 आता है। पीटीए से अगर हम काम करते हैं, जरा ध्यान देने का है, पीटीए में कहता है 1 मंथ रेंट लिस्ट बी की लायबिलिटीज है, जस्ट 200 और रिमेनिंग लिस्ट ए में जाएगा 400। सैलरीज फॉर 3 क्लर्क 150 ईच फॉर 8 मंथ्स, तो यहाँ पर 450 तो हो गया 1 महीने का और 8 महीने का हो गया 3600 टोटल अमाउंट हमारा सैलरीज का आउटस्टैंडिंग। अब रूल से बात करेंगे हम, रूल के अकॉर्डिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो रूल कहता है सैलरीज के लिए पीटीए में लास्ट 4 मंथ्स 3600 नहीं सॉरी लास्ट 4 मंथ्स हो जाएगा हमारा 450 रुपया और 4 महीने का 1800। ए पॉइंट है 1800, बी पॉइंट क्या कहता है at the rate of rupees 300 per clerk, number of clerk is 3, 900 which is less is list B, तो list B में जाएगा just 900 out of 36 900 list B में चला गया, तो बच गया क्या हमारा 2700 लिस्ट A की लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम वाइफ आउट ऑफ विच 4000 स्त्री धन है और 1000 अपने फादर्स रिसोर्सेज से है। 5000 रुपया हमारा जो लोन है वो स्त्री धन है या फादर्स रिसोर्सेज का है, वही लोन माना जाएगा, मतलब उसी को हम लोन लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज में शो करेंगे। एक और पॉइंट था लोन फ्रॉम वाइफ 10000, तो जैसा कि मालूम है यहाँ पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो माना जाएगा ये हस्बैंड रिसोर्सेज है और इसे हम किसी लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरीके से हम फाइनली अमाउंट की टोटलिंग करेंगे लिस्ट एबीसीडी की, जो भी टोटल निकल करके आएगा उसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट एबीसीडी के जगह पर लिखेंगे। 1100 इसका आ गया। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा बी और सी में लोन को लोन के साथ ऐड करेंगे, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के साथ। तो लोन अमाउंट है 30000 और सिक्योरिटी अमाउंट अंडर ब्रैकेट आ जाएगा हमारा 15 और 23000, वो ब्रैकेट में ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 60,000 लोन अमाउंट है और सिक्योरिटी अमाउंट है हमारा 42 और 72,000। यहाँ पर आ जाएगा 7 4 11 5 16 600, 5 2 7 2 9 15 24 36 30,000। इसी तरीके से बात को हम पीआईए के रूल से भी बनाएंगे। पीआईए के रूल से भी 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले लोन फ्रॉम राकेश, इन सब में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे पीटीए में यूज हुआ है वैसे ही पीआईए में भी, मतलब लिस्ट सी में जाएगा ये 10,000 से 8,000 सिक्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे पॉइंट में भी 30,000 लिस्ट बी में जाएगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम राकेश सेकंड चार्ज, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, 30,000 42,000 लिस्ट बी में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाइफ लोन, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, किसी लिस्ट में नहीं जाएगा, कोई अगेंस्ट सिक्योरिटी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हस्बैंड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम हरी सेकंड चार्ज, तो इसमें भी 20,000 और 15,000 लिस्ट सी की लायबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट है बिल्स डिस्काउंटेड, इसमें भी बात वही है, आउट ऑफ 10,000 6,000 ही हमारी लायबिलिटीज मानी जाएगी, लिस्ट ए की लायबिलिटीज मानी जाएगी। प्राइवेट लायबिलिटीज एज वेल एज अदर बिजनेस लायबिलिटीज, मतलब उसको भी लिस्ट ए की लायबिलिटीज मानेंगे 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल गारंटी को गारंटी नहीं माना जाएगा, मतलब कोई गारंटी नहीं है तो लिस्ट ए की लायबिलिटीज मानी जाएगी यहाँ पर। अब बात आती है रेंट का। रेंट के बारे में आपको मालूम है, यहाँ पर तो रूल कहता है लास्ट 4 मंथ्स 1800 वहां भी जाएगा, और वहां के अनुसार से बात करेंगे तो ए पॉइंट पे 1800 है, बी पॉइंट क्या कहता है तो 20 रुपीस पर एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 है तो 20 into 3 60 रुपीस, जो कम है डी में जाएगा, जस्ट 60 रुपीस से डी में जाएगा। बच गया कितना, तो यहाँ पर हमारा है 3600 में 60 रुपीस डी में गया तो 3540 हमारा लिस्ट ए में जाएगा। उसी तरीके से रेंट की बात करें, ये सैलरीज का पॉइंट है ना, सैलरीज के सामने
जाएगा 60 and 30 540। रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल रेंट लिस्ट एक ही लाइबिलिटीज मानी जाएगी, मतलब 600 का 600। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम वाइफ, जिसमें से 4 और 1 5,000 रुपए का इसका खुद का कमाया हुआ या स्त्री या फादर से सोर्सेस का 5,000 ही लिस्ट एक ही लाइबिलिटीज मानी जाएगी। इस तरीके से एक एक पॉइंट को यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का 10 पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट में टोटलिंग कर डालेंगे तो 60 रुपीज आएगा। डी का अमाउंट यहाँ हो जाएगा 30,000 और 23,000, सिक्योरिटी 23,000, और इसमें आ जाएगा आपका 60 एंड 72,000। यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 9,140, 2 11 640, 11 15 26 640 32 640, 32,640। इस तरीके से दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूएशन या डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ लिस्ट ए बी सी डी क्लियर कर दिए हैं। आप भी किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाइएगा। एक तो शुरुआत में क्वेश्चंस दिए गए हैं जस्ट ए डी और ए बी सी डी के रूप में डिटर्मिनेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, उसको तो बनाना ही है। साथ ही साथ आगे के क्वेश्चंस में भी जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट वाला भी क्वेश्चन मिलता है, तब भी हमें रफ में वर्किंग में सबसे पहले डिवीजन और क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ लिस्ट ए बी सी डी वैल्यू को हमें बनाना ही है। तभी जाकर के स्टेटमेंट फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या डेफिशिएंसी अकाउंट की अकाउंटिंग हम करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फिलहाल हम स्पष्ट रूप से आपको बतला दें कि इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप लेकर के लिस्ट ए बी सी डी के वैल्यू को डिटर्मिनेशन का काम आप आसानी से कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा याद रखिएगा, बुक कोई भी हो आप जम करके प्रैक्टिस कीजिए। और कोई समस्या आती है तो अपनी बात को रिमार्क के रूप में जरूर लिखिए, हम उसका जवाब आप आवश्यक रूप से विस्तार से देंगे, नियम के साथ स्पष्ट करेंगे। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड होगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी हम विस्तार से अगले वीडियो में लेंगे। साथ ही साथ हम आपको स्पष्ट कर दें, पुनः स्पष्ट कर दें कि अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिचित के बीच में, अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, क्योंकि हर एक तरह का हमारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11 टू फाइनल ईयर बीकॉम, तो आप उसके बीच में या इवन एमकॉम लेवल में भी, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज में भी, CSI CMA हर तरह के कोर्सेज के लिए जो चैप्टर्स उनके सिलेबस का है, आप हमारे वीडियो की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे सामने में रख सकते हैं कमेंट के रूप में। इसी कारण से सभी के बीच में जितने भी कंसर्न लोग हैं आपकी जानकारी में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।